सरकार को बिना सत्ता से हटाए हुए हमें आपका अपना अधिकार नहीं मिल सकता। इस सरकार ने सबसे पहले पारदर्शिता को खत्म किया। जब तक आप अपने अधिकारों की मांग नहीं करेंगे आपको अधिकार कोई देगा नहीं। गुलामों को उसकी गुलामी का एहसास करा दो, क्रांति स्वतः हो जाएगी। गोरे अंग्रेजों से तो मुक्त हो गए हैं, लेकिन काले अंग्रेजों से हमें आज भी सामना करना पड़ रहा है। आने वाला था और वह बहुत ही निराशात्मक था। इससे मुझे पता चला कि वास्तव में सरकार की नीति और नियति दोनों में अंतर क्या है। नीति तभी काम करती है जब नियत साफ होता है। इस सरकार को हम 2014 से ही वॉच कर रहे हैं। भारत सरकार के तमाम जो नीतियां हैं, उनकी जो घोषणाएं हैं, उनका जो मैनिफेस्टो है 2014 का और 2019 का, अगर आप इसको सघनता पूर्वक देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि मोदी सरकार के जितने घोषणाएं थे, क्या वह वास्तव में अमली जामा पहना या नहीं पहना। इसकी आप केवल मीडिया की रिपोर्टों पर विश्वास ना करें। इसके लिए इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया जा सकता है। इस सरकार ने सबसे पहले पारदर्शिता को खत्म किया। वो कैसे, यह मैं आपको बता रहा हूं। पिछले सरकार, यूपीए सरकार में 2005 में सूचना का अधिकार कानून आया था। यह कानून, इस कानून के पीछे भी की एक कहानी है। इस कानून से पहले राइट टू नो, जानने का अधिकार, यह अधिकार था और यह फंडामेंटल राइट था। लेकिन बाद में 2005 में इसमें तब्दीली करके और अरविंद केजरीवाल जी ने इसको बदल दिया और फंडामेंटल राइट से अलग हटा करके इसको स्टैट्यूटरी राइट में कन्वर्ट कर दिया। जो सबसे पहले एक जो है ज्यादती हुई। और इस सूचना के अधिकार कानून में सबसे पहले मोदी जी ने जो डाका डाला वो है पीएम केयर फंड। पीएम केयर फंड में कितना भी पैसा आएगा नहीं आएगा उसका वो आरटीआई में जानकारी नहीं देंगे, ऐसा उन्होंने प्रावधान बनाया। अब सवाल ये उठता है कि जो पीएम केयर फंड का प्रधानमंत्री कार्यालय में उसका कार्यालय है, जो उसके मेंबर हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं और वित्त मंत्री होते हैं। और ऐसी स्थिति में जब gov.in जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसमें उसका सारा लिंक होता है, तो ऐसी स्थिति में वो प्राइवेट संस्था कैसे हुई, जब वो सरकारी सारा फंड उसमें यूज हो रहा है, सरकारी कार्यालय का इस्तेमाल हो रहा है, सरकारी वेबसाइट का इस्तेमाल हो रहा है, खुद प्रधानमंत्री उसके मेंबर हैं, तो ऐसी स्थिति में वो प्राइवेट संस्था कैसे हुई। इसलिए इनका कहीं से भी ये कहना कि भाई ये निजी संस्था है पीएम केयर फंड, इसलिए इसकी जानकारी आरटीआई में हम नहीं दे सकते, तो यह सर्वथा जो है संविधान के ऊपर में प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला उनका यह जो स्टेप है। तो इसका हम आरटीआई सेना नाम की ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, और पूरे भारत में हमारे आरटीआई के सैनिक हैं जो आरटी सूचना का अधिकार के ऊपर में सघन कार्य कर रहे हैं और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं उन सबों का कच्चा चिट्ठा निकालने का काम करती है। अभी तक सैकड़ों आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। 450 से ऊपर आरटीआई कार्यकर्ताओं के ऊपर में प्राणघातक हमला हुआ है, जिसमें से मैं भी एक हूं। लेकिन उसके बावजूद हम लोग जान हथेली पर लेकर के मोदी सरकार की जो भी कुरीतियां हैं, जो भी नीतियों का पर्दाफाश है, वो हम लोग करते रहते हैं। जनता के हक और हित की लड़ाई लड़ते रहते हैं। और यही हम आप लोगों से भी आह्वान करते हैं कि आपके क्षेत्र में आपके एमपी, आपके एमएलए, आपका मेयर क्या कर रहा है, आपका वार्ड पार्षद कितनी विकास योजनाओं को जमीन पर उतारा है, कितना फंड आया, कितना खर्च हुआ, इन सबों के ऊपर में आप लोग भी आरटीआई का उपयोग करें। आप ये भी मान सकते हैं कि एट्रोसिटी एक्ट के कितने मुकदमे दर्ज हुए, कितने के ऊपर में फैसला हुआ, कितनों को सजा मिला, हमारा आरक्षित पद कितना है, कितने पर नियुक्तियां हुई, वो कितने खाली पद बचे रह गए, विकास की जो योजनाएं बनी, विकास पर जो फंड आया, विकास पर जो बजट आया, वो कितना खर्च हुआ। जब तक आप अपने अधिकारों की मांग नहीं करेंगे आपको अधिकार कोई देगा नहीं। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, बाबा साहब का ये लाइन है, गुलामों को उसकी गुलामी का एहसास करा दो, क्रांति स्वतः हो जाएगी। वास्तव में हम लोग धर्म, जाति, भाषा, संप्रदाय, पैसा और प्रभाव के कारण कहीं न कहीं गुलाम है। हम काले अंग्रेजों से तो मुक्त हो गए, लेकिन गोरे अंग्रेजों से तो मुक्त हो गए हैं, लेकिन काले अंग्रेजों से हमें आज भी सामना करना पड़ रहा है। मैं इन्हीं सारी बातों को, हमारा जो मौलिक चिंतन अभी है, चल रहा है, मैं ईवीएम के मुद्दे पर काम कर रहा हूँ, मैं एट्रोसिटी एक्ट के ऊपर में काम कर रहा हूँ,
मैं ये जो जातिगत जनगणना है, वास्तव में जातिगत जनगणना के आंकड़े भारत सरकार के पास है, लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं कर रही, इसलिए कि उन्हें सारी जनता को पता चल जाएगा कि वास्तव में उसके वास्तविक आंकड़े क्या है और उसको उसका अधिकार नहीं मिला है, उसके जनसंख्या के हिसाब से उसको अधिकार नहीं मिला है। इससे बगावत आ जाने की, क्रांति हो जाने की संभावना है, इसलिए भारत सरकार ने उसमें कुंडली मार के बैठे हुए हैं। इसलिए हम इस रामलीला ग्राउंड के इस मैदान से आप सभी दलित, शोषित और ये जो पीड़ित समाज है, इन सभी से आह्वान करते हैं कि आप अपनी आंखें खोलो। आप किसी भी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके कांसीराम के विजन को समझते हुए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जो दर्शन है, उनका जो सपना है, उनको साकार करने के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो की मूल भावना के तहत हमें गांव-गांव तक अपनी आवाज को बुलंद करना होगा और एकजुट से इस मोदी सरकार को उखाड़ने के लिए 2024 में ये संकल्प लेना है लोकसभा चुनाव में कि मोदी सरकार को बिना सत्ता से हटाए हुए हमें आपका अपना अधिकार नहीं मिल सकता। इस बात के लिए हमें संकल्पबद्ध होना पड़ेगा और इसी संकल्प की भावना के तहत मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को चुनौती देने के लिए भारतीय जवान किसान पार्टी की ओर से वाराणसी लोकसभा सीट से मैं इस बार अपनी प्रतिष्ठा करूंगा। हमें आप लोगों के संगठन, आप लोगों के समर्थन, आप लोगों के आशीर्वाद की आवश्यकता है। धन्यवाद। उठा रहे हैं, हमारे साथ खड़े हैं, हमारे जो अधिकार है उनके लिए वो संसद में भी आवाज उठा रहे हैं, सड़क पे भी आवाज उठा रहे हैं। हमें उनके साथ खड़ा होना होगा सबसे पहले, तभी हम लोगों को अधिकार मिल पाएगा। अभी भी आप लोगों को पता होगा, अभी भाई साहब भी बोल रहे थे कि जो भी नॉट फाउंड सुटेबल कह करके और उन्हें हटा दिया जाता है, फिर 2 साल 3 साल तक अगर वो वैकेंसी खाली रह जाती है तो फिर से उन्हें जनरल कास्ट से भर दिया जाता है और हम लोगों को अधिकार नहीं मिलता है। हम लोग सबसे बड़ी हम लोगों की कमी ये है कि हम लोग वोकल नहीं है, हम लोग अपनी आवाज को पूरी तरह से नहीं उठा पाते हैं। हमारी संख्या आज भी, अभी बिहार में जो जनगणना हुई आप लोगों को पता होगा, तो जनगणना में दिखाया कि ओबीसी 63% है, SC ST 20% है, ST 2% है, मतलब मुस्लिम्स है, उसके बाद मतलब हमारी 85 से भी ज्यादा 90% लगभग हम लोग हैं। बावजूद इसके हम लोग क्यों नहीं अपनी आवाज उठा पाते हैं? क्योंकि सब लोग हम लोग एक डायरेक्शन में किसी के पीछे लगे रहते हैं कि भाई हमें यहाँ से अधिकार मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। आप किसी के पीछे लगे रहेंगे तो कभी अधिकार नहीं मिलेगा। जब तक हम लोग यूनाइट नहीं होंगे, हम लोग अभी हम लोग यहाँ पे अभी देख रहे हैं इतनी संख्या बल बहुत कम है। हम लोग क्षेत्र में जब जा रहे थे तो लोग वहाँ पे आ रहे थे और सब कह रहे थे कि हम आप वहाँ पे जिस दिन वर्किंग डे होगा हम लोग वहाँ पहुँचेंगे ताकि दबाव बने। लेकिन आज मैं देख रही हूँ तो मुझे बहुत ही निराशा, मैं आपके साथ ही बहुत निराशा हुई कि हम लोगों को और ज्यादा मात्रा में भी इस आवाज को उठाने की जरूरत है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ना पहुँच पाए, बहुत लोग नौकरी करते हैं, हमारे जो भी साथी हैं पता होगा कि हम लोग बहुजन के लोग हैं, हम नहीं खाएंगे कमाएंगे नहीं तो हम लोग को रोटी भी नहीं मिलेगी, इसीलिए लोग नहीं आ पाते हैं वर्किंग पे। लेकिन कम से कम हम लोग जहाँ रहते हैं, जहाँ पे 10 लोग 5 लोग किसी के बीच में हम लोग उनको बताएं और अभी इसी बार अगर हम लोग इस बार चुप गए तो हमें लगता है कि संविधान कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा जो संविधान अभी तक इतने दिन में लागू भी नहीं हुआ है, इस तरह से मिला भी नहीं है मुझे अधिकार जो दिया है हमें, और वो संविधान को इस तरह से मैनिपुलेट करके ऐसे बदल दिया जाएगा कि फिर हम लोग सोचते रह जाएंगे, फिर से ऐसा हो जाएगा ये देश मुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोगों को जिन लोगों को पता है कि संविधान में किस तरह से बदलाव किया जा रहा है। अभी आप लोगों को कुछ पिछले साल किसान आंदोलन चला, 700 से 800 लोग किसान हमारे मतलब मौत के घाट, आप देख रहे हो गवर्नमेंट किस तरह से उनको कितनी मुश्किलें कर रही थी किसान आंदोलन पे, लेकिन वो लोग डटे रहे। 700 किसान की आहुति के बाद उन्हें लागू करना पड़ा। जब तक हम लोग जागरूक होकर उनको मनवाने पे नहीं लागू होंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि हमें अपना अधिकार पूरी तरह से मिलेगा। आज आप ईवीएम की बात कर लीजिए, ईवीएम के लिए हम लोग सोच रहे, जो अभी पहले कांग्रेस सरकार थी उन्होंने ईवीएम लाई थी कि टेक्नोलॉजी की बात है कि टेक्नोलॉजी से हमें फायदा होगा, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को जब दूसरे जिसको ईवीएम को बनाने वाले जो देश है ना, जापान हो अमेरिका, वो लोग नहीं यूज करते हैं, लेकिन हमारे देश में अभी भी उसी को यूज किए जा रहे हैं। अभी इस बार चुनाव में लोग है कोई पार्टी की बात है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि कांग्रेस ने शिकायत की थी कि हमें बैलेट पेपर से जो वोटिंग हुई है उसमें कम हुआ है, हमारा ज्यादा हुआ है लेकिन ईवीएम में बहुत कम हो गया। तो इस तरह से हम ऐसे जिसमें सस्पिशन, हम ये नहीं करें कि ईवीएम एकदम रॉन्ग है, एकदम गलत है, टेक्नोलॉजी यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन जिसमें कुछ सस्पिशन है, जिसमें कुछ शंका है, हम उस चीज को क्यों यूज करें, उसके लिए क्यों नहीं सरकारें कानून ला रही है?
कि हम लोग इसको आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। अगर 2024 में यही हुआ तो हम लोग कितनों भी वोट देने के बावजूद भी फिर भी हम लोग हार जाएंगे। और जब एक बार हार जाएंगे तो उसके बाद तो फिर कानून में ऐसा संशोधन होगा कि फिर हम लोग अपनी जो अभी जो जिसकी अधीनता जो है वो अधीनता हम लोग मतलब हमें जो बहुजन समाज है उन्हीं को दिक्कत होगी, हम लोग को दिक्कत होगी। जो बहुजन समाज में है, चाहे वो ST/ST हो चाहे माइनॉरिटी हो, उसके अंदर भी बहुजन समाज के लोग हैं। कई लोगों को ये भी मतलब माइनॉरिटी के लोग भी कहते हैं कि नहीं हम तो बहुजन नहीं है, लेकिन उनके अंदर भी SC नहीं है, लेकिन OBC के लोग उसके अंदर भी हैं। तो सबका शोषण अभी तक आपको राजस्थान की बात कर ली जाए या फिर छत्तीसगढ़ की भी बात कर ली जाए, वहाँ भी अभी जो OBC का भी आरक्षण है वो पूरी तरह से 27% भी लागू नहीं हुआ है। जबकि हमारी जनसंख्या अभी काउंट हुआ है जो OBC की, वो जब बिहार में 63% है, तो वही चीजें और जगह पर होगी, इसका 50% तो ज्यादा ही होंगे। लेकिन वो जनगणना ऐसा जातिगत कराते भी नहीं। पिछली बार जनगणना हुई नहीं, उसको भी सार्वजनिक नहीं करते हैं। तो इसलिए नहीं करते हैं कि उन्हें अधिकार देना पड़ेगा। उन्हें तो करना है धर्म की लड़ाई ना, हिंदू मुस्लिम करेंगे, SC/ST करेंगे, लेकिन कभी भी ये नहीं करेंगे कि वो भाई ST/ST OBC सब हम लोग भी तो हिंदू हैं, तो हमें क्यों नहीं अधिकार। वो लोग अपने वो चाहते हैं कि हम रूल करें और बस खाली वो पीछे पीछे घूमे। तो इसकी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। आज आप जजों की बात कर लीजिए, आप जजों की बात कर लीजिए, जहाँ पे अभी भी कॉलेजियम सिस्टम लागू है और उन्हीं के बेटा, उन्हीं का भतीजा, उन्हीं की बेटी वही जज बनते हैं। जब हमारे जुडिशियल सिस्टम में लोग नहीं रहेंगे तो कौन करेगा आपके लिए न्याय है? तो ये सब आवाज उठानी पड़ेगी कि हाँ भाई जिस तरह से एग्जाम से परीक्षा से होती है तो वहाँ भी जजों की बहाली भी परीक्षा से होनी चाहिए। आपकी मीडिया में लोग नहीं है, आज सोशल मीडिया इतनी ज्यादा बढ़ गई है, आप लोग अपने हाथ में मोबाइल रखते हैं, हर जगह कुछ न कुछ करके डालिए। आज जैसे जो मनुवादी मीडिया है वो लोग भी अभी घबराए हुए हैं, क्योंकि कई बहुजन समाज के लोग उनकी मीडिया चैनल को देखना बंद कर दिए। वो चीजें हमें अभी भी करने की जरूरत है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।